नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मिर्ची के खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। मिर्ची की खेती का यह भाग 2 है। इससे पहले हम भाग 1 बना चुके हैं, जिसमें नर्सरी तैयार करने के बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे हम कम लागत में अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और कैसे हम उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ डालनी चाहिए, सारी बातें हो चुकी हैं। मिर्ची के किस्मों के बारे में भी पिछले वीडियो में हमने बात कर चुका है। तो जिन किसान भाइयों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वह वीडियो देख लीजिएगा। और उसके आगे हम इसमें जानकारी देंगे खेतों की तैयारी कैसे करनी है और किस तरह से जुताई करनी चाहिए। और हम साथ में यह भी बात करेंगे कि कौन सी दवाइयाँ और खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। खेतों की तैयारी के बारे में पूरी बात हम इस वीडियो में करेंगे और कीटों से सुरक्षा के बारे में भी बात करेंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं कि हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जो कि आप वीडियो में के स्क्रीन में आप देख रहे हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें देश के विभिन्न हिस्से से अनुभवी किसान भाई जुड़े हुए हैं। और जब भी आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या होती है तो ग्रुप में आप उस बारे में डिस्कस करें। अपने समस्या से संबंधित फसल की फ़ोटो खींच के वहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे आपको उससे समाधान की जो भी दवाइयाँ होगी, उचित दवाइयाँ आपको अनुभवी किसानों द्वारा ज़रूर आपको सलाह दिया जाएगा। और साथ में ही हम भी समय निकाल के आप लोगों के सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, हम जो भी वीडियो बनाते हैं वे हमारे पूरे अनुभव के आधार पर बनाते हैं और सारी प्रैक्टिकल जानकारी हमारे चैनल पर होती है। तो जिससे कि उम्मीद है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके यह सारी वीडियोस बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगी। तो हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। यहाँ पे जो मिर्ची देख रहे हैं यह सिजेंटा का है। और हमने इस खेत में आधे एकड़ से ज़्यादा खेत में हमने मिर्ची अभी लगाई हुई है। और 4 किस्मों की चयन किया है हमने, जिसमें कि सिजेंटा है, सेमिनीस है, वीएनआर है और नामधारी है। और हमने जो है अभी ड्रिप में लगाया है, लेकिन मल्चिंग नहीं डाली है। मल्चिंग ना डालने का भी कारण है क्योंकि हमको इसको दोनों तरफ कोड़ाई करनी रहेगी खुरपी से, और खाद डालना रहेगा, जैविक खाद डालनी रहेगी, रासायनिक खाद जिसमें कि अमोनियम सल्फेट डालना रहता है मिर्ची में। तो वो सारी चीज़ें हमने आसपास में कोड़ाई करनी है खेतों के पौधों के, इसलिए हमने यहाँ पे मल्चिंग नहीं डाला हुआ है। और आगे जो है हम बात करते हैं कि खेती के लिए जो ज़मीन की तैयारी करनी है उसको किस तरह से हमको करना चाहिए। पौधों का ग्रो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, कोई भी दिक्कत हमारे पौधे में नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। जो खेत है, हम इस खेत में मिर्ची का रोपाई किए हैं और इसके तैयारी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इस खेत में इससे पहले सेम लगा हुआ था और सेम से पहले बरबट्टी लगी हुई थी। तो एक ही लागत में 2 फसल आप बरबट्टी और सेम का कंटिन्यू ले सकते हैं। सेम के बेलों को हम यहाँ से जो है ट्रैक्टर के माध्यम से इसको सफाई कर ले रहे हैं। और सेम की खेती, बरबट्टी की खेती, गोभी की खेती और मक्के के साथ साथ में और भी बैगन की खेती से संबंधित, मटर की खेती से संबंधित सारी वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हैं। तो आप वहाँ पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। सारी वीडियोस को हमने डिटेल से बनाया है और कोशिश किया है कि किसान भाइयों का कम से कम लागत में अच्छी फसल वो ले सकें। तो यहाँ पे जो खेत आप देख रहे हैं ये 22 मार्च का यह वीडियो है। हम खेत के रोपाई के लिए खेतों की तैयारी शुरू कर दिए हैं। खेतों की जुताई काफ़ी अच्छी करनी होगी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे खेतों में ये केचुआ आप देख रहे हैं। केचुआ जिस खेत में रहता है उसका काफ़ी उपजाऊ क्षमता काफ़ी अच्छा रहता है। तो हम ऐसे में से ज़्यादा रासायनिक खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही डालते हैं। उस चीज़ के बारे में मैं अभी आपको जानकारी दूंगा कि कितनी रासायनिक खाद डालना चाहिए। और खेतों का जुताई करने से, जैसे कि पहली जुताई जब आप करते हैं तो अब उसमें आप रोटावेटर चलाइएगा। पहली ही जुताई में हल चलाने नहीं चाहिए, हल चलाने से घास का टीला बन जाता है। तो पहली जुताई में रोटावेटर चला के, अगर ज़्यादा घास है खेत में तो आप उसको बारीक सारे घास उसमें कट जाएंगे और
फिर उसके घास के बारीक हो जाने के बाद में आपको हल से जुताई करनी है। एक बार रोटावेटर से जुताई करने के बाद फिर गहरी जुताई आपको हल से करना है, जितना गहरा हो सके, और मिट्टी को सुखाना है अच्छे से। ठीक है, तो किसान भाइयों मैं सारी चीज़ों को डिटेल में बता रहा हूँ तो थोड़ा समय लग जाएगा, पर ये सारी पूरी वीडियो बहुत ही जानकारियों से भरी हुई होगी, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो के में आप देख रहे हैं पूरी हल को जितना ज़्यादा हो सके दबा के पूरी तरह से गहरी जुताई कर लेनी है। और अगर मिट्टी पलटने वाली हल की व्यवस्था है तो आप मिट्टी पलटने वाले हल से भी ज़रूर जुताई करें। हम कुछ ही दिनों में मिट्टी पलटने वाला हल लाने वाले हैं, उसके बाद हम उसका भी वीडियो आपको ज़रूर बताएंगे। तो जितना ज़्यादा गहरा जुताई आप कर पाएंगे मिर्ची में, और मिर्ची, बैगन, टमाटर, इन सब फसलों में गहरी जुताई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और अच्छे से मिट्टी को आपको सूखा लेना है। खेत की मिट्टी जितनी अच्छी सूखेगी और जितनी ज़्यादा आप बारीक कर पाएंगे उतना ही अच्छा आपका फसल ग्रो करेगा। उसके बाद में जो है हम यहाँ पे ड्रिप में लगाने वाले हैं, तो इसको मिट्टी से बेड तैयार कर लेना है, दोनों तरफ की मिट्टियों को खींच कर की जैसे आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं। आप अगर इस तरह से आप मिट्टी को ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा कि जब बारिश होगी तो मिट्टियाँ पानी जो है बीच में रहेंगी, पौधे के जड़ों में सड़न वगैरह जैसे समस्या नहीं होगी। तो जो किसान भाई ड्रिप में लगा रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं। और साथ में ही आपको जो है अच्छे सड़ी हुई अच्छी गुणवत्ता की गोबर की खाद का आपको उसमें खेतों में डालना रहेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने गोबर की खाद डाली हुई है, और जितना भी हो सके आपके पास जितना गोबर की खाद है ज़रूर आपको उसको खेतों में डालना ज़रूरी है। और अगर कुछ किसान भाई बिना ड्रिप के लगाना चाहते हैं मिर्ची की फसल, तो भी आप जो है इससे इस तरह की बेड बना लें। तो बेड को थोड़ा सा उसका ऊंचाई कम रखें, जिससे कि आपका बीच में आप पानी दे सकते हैं। बीच में पानी देने से वो बेड आप पूरी तरह से भीग जाए। लेकिन हमारा सलाह यही होगा कि आप फसल को जो है ऊंचाई पर ही लगाएं, क्योंकि मौसम इस तरह से हो गया है कि अभी कब बारिश हो जाए, कब पानी जमा हो जाए, इसका कोई निश्चितता नहीं है। अनिश्चितता हो गई है मौसम की, इसलिए हमें जल निकासी के लिए और पौधों को सुरक्षित रहने के लिए पहले से सावधान रहना होगा, पहले से तैयारी करना होगा। बेड तैयार करने के बाद में बीच में से आपको नाली निकाल लेनी है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। घर के बच्चे हैं तो कभी कभी आ जाते हैं इन लोग भी खेत में काम करने, तो इन्होंने ये जो जैसे नाली आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस तरह से आपको नाली इससे बना लेनी है। और उसमें गोबर की खाद डालनी है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कितना मात्रा में आपको डालना है। पूरे लाइन में गोबर की खाद को आपको बिछा देना है, जितनी वो नाली बनी है उसमें। इससे क्या होगा, धीरे धीरे पौधों के जड़ों का विकास होगा, और जितना लंबा जड़ इसका बढ़ते जाएगा उसमें गोबर के खादों का धीरे धीरे वो अपने जड़ों से उसको अवशोषित करेगा, और फिर पौधे का ग्रो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये पूरे इसको सीधी तरह से पूरे ऐसे आपको बिछा देना है गोबर की खाद को। अब आते हैं नर्सरी के बारे में। जब नर्सरी आपका तैयार हो जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और यहाँ पे एक थोड़ा देख लीजिए कि खाद कौन सा डालना है। सिंगल सुपर फास्फेट, एसएसपी इसको कहते हैं, सुपर फास्फेट को आपको डालना है इस तरह से, जो है एक अनुपात में आपको डालना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सक रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुपर फास्फेट को आपको उन नालियों में डालते जाना है। और डीएपी डालना है। सुपर फास्फेट को किसान भाइयों आप जुताई के समय भी डाल सकते हैं, और फिर डीएपी को लेकिन आपको पौधे रोपाई से पहले ही लगानी है। तो ये सुपर फास्फेट और डीएपी का जो कॉम्बिनेशन है ये सारे पोषक तत्वों का पूरा कर देता है। पौधों के जिनकी भी पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो सब पूरा कर देती है। साथ में हमने इसमें गोबर की खाद भी डाली हुई है, तो ये जीवाश्म युक्त खाद है, ये भी काफ़ी अच्छा
उपजाऊपन हमारी मिट्टी का बना देगा। फिर उसके बाद में तीनों खादों के गोबर की खाद, सुपर फास्फेट और डीएपी डालने के बाद उसको मिट्टी को आप मिक्स कर दीजिए या फिर जो है उसको ऊपर से मिट्टी को ढक दीजिए, जिससे कि मिट्टी का ऊपर का हिस्सा जो बेड है वह बराबर हो जाए। मैं इसके आगे आप दिखाया जाएगा कि कैसे आपको इसको बराबर करना है। तो किसान भाइयों, ऐसे बेड बना लेनी है, जिसको मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। और फिर जब खाद वगैरह को ढक लेने के बाद में फिर उसके ऊपर में ड्रिप की पाइपलाइन बिछा देनी है। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि अगर ड्रिप की व्यवस्था नहीं है तो ऊपर भी आपको इसी तरह से करना चाहिए, बस बेड की जो ऊंचाई है वो थोड़ी कम होगी जब हम इसके बीच में पानी का सिंचाई करेंगे, और जो इसके बीच की जो दूरी है वो भी इससे आधी हो जाएगी। करीब 3 फीट की दूरी पर आप बेड से बीट की दूरी रखें जब बिना ड्रिप पे लगाएं, और ये जो दूरी है आप 4 फीट का है, क्योंकि हमारे ड्रिप का पाइपलाइन 4 फीट की दूरी पर लगी हुई है। अगर बिना ड्रिप पे लगाएंगे तो इसके बीच की दूरी कम करेंगे, 3 फीट के अंतराल में रखेंगे। और जो खाद वगैरह डालने के बाद में ऊपर का बेड को इस तरह से बराबर कर लेना है, मिट्टी का जो मेड़ बनाए हैं। तो मिट्टी को बारीक करना है, मुख्य बात यह है जितना आप मिट्टी को बारीक कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। अब घास नियंत्रण के लिए इसमें एक दवाई हमको डालनी रहेगी, छिड़काव करना रहेगा। ये टाटा का पनीडा नाम से आता है। इसका जो फार्मूला है यहाँ पे पेंडाइमेथालिन 30% EC है। और ये जो है घासों के बीजों को नष्ट कर देता है, और पौधों के रोपाई से पहले जब इसको हम डालते हैं तो फिर करीब 80% तक हमारे खेतों में 80 से 90% घास नहीं उगते हैं। इससे जो है रोपाई के पौधों को कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 ml प्रति टंकी 20 लीटर पानी में 100 ml इसको डालना रहता है। इसका असर मैं अभी आपको सामने दिखेगा कि अगर जब ये घास मारने वाली दवाई, घासों के बीज का नष्ट करने वाली ये पनीडा दवाई को हम डालते हैं, कितना आपका इसका फ़ायदा मिलेगा। तो 100 ml इसको घोलने के बाद में जब आप इसको घोलेंगे तो इस तरह से पीला रंग में आपको दिखेगा। और जब भी दवाई घोलते हैं तो टंकी का नोज़ल खोल के एक बार उसमें आप दवाई के ढक्कन खोल के उसी में चलाइएगा, क्योंकि उसके नली में जो है दवाई जो है उसका घुस जाता है। तो शुरू में करीबन 5 मिनट तक आपको टंकी में ही चला लेना चाहिए, ताकि जो दवाई अच्छे से घुल जाए। उस दवाई का असर आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हमने इसमें छिड़काव किया था और इसमें बगल वाले में नहीं किया था, एक लाइन था जिसमें हमने छिड़काव नहीं कर पाया है पनीडा की। पेंडाइमेथालिन की छिड़काव नहीं करने से देखिए घास कितना ज़्यादा उगा है, और जबकि इधर देखिए घासों की मात्रा, घास बिल्कुल नहीं उगे हैं। तो अगर आपके खेत में पहले से बहुत ज़्यादा घास है तो आप घासों के नियंत्रण के लिए इस पनीडा नाम के दवाई का आप छिड़काव कर लीजिएगा पौधों के रोपाई से पहले। और नहीं करेंगे तो ज़्यादा घास बीज की वजह से देखिए कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे घास उगा है। इससे जो है पौधों का रोपाई किए हुए मिर्ची के पौधों का ग्रो काफ़ी कम हो गया है। तो जो इस घास मारने की दवाई का जो छिड़काव है आपको इस अनुपात में करना है, थोड़ा सा ऊपर से जो है इसे चलाते जाना है, पूरे खेत में आपको पूरी तरह से इस तरह से आपको इस दवाई से भिगाते जाना है, ऊपर से छिड़काव करते जाना है। तो जब पानी पड़ेगी तो ये घास के बीज सारे नष्ट हो जाएंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप इसका छिड़काव जो है सभी प्रकार के फसलों में रोपाई से पहले कर सकते हैं, और भिंडी जैसे फसलों में भी बिजाई से पहले भी इसका छिड़काव किया जाता है। फसलों के बीजों को नष्ट नहीं करता, सिर्फ घास के बीजों को यह दवाई नष्ट कर देता है। तो घास नियंत्रण के लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आते हैं कि पौधे का जो नर्सरी से पौधे निकालेंगे उसको सावधानियों से निकालना है। उसके जड़ों में मिट्टी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर जड़ों से मिट्टी हट जाएगी तो अभी गर्मी का समय है, पौधा मर जाएगा, झुलस जाएगा। और जड़ों में उसकी मूल मिट्टी रहेगी तो उसको जल अवशोषण में
सहायता मिलेगा और पौधा जल्दी से ख़राब नहीं होगा, मरेगा नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि पौधे के जड़ों में मिट्टी रहे, इसको धोना नहीं है। उसको जितना ज़्यादा मिट्टी के साथ हो सके उतना ज़्यादा मिट्टी के साथ आपको नर्सरी के पौधों को उखाड़ना है। इसका कारण यह है कि जो जड़ पहले से मिट्टी से जुड़े हुए हैं वो जड़ जल और पोषक तत्वों को मिट्टी से जुड़े हुए हैं तो उनको अवशोषित कर सकते हैं। और अगर नई ज़मीन में जब लगाते हैं और जड़ को अगर धो दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है, तो नई मिट्टी से उनको कनेक्ट होने में समय लग जाता है और उस समय के बीच में ही जो है गर्मी से और धूप से वो पौधे मर सकते हैं। कई किसान भाइयों का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट आता है, सर हमारे जो मिर्ची के पौधे हैं मर रहे हैं, क्या करें। तो उसके लिए सावधानी ज़रूरी है दोस्तों, किसान भाइयों। उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए दवाइयाँ नहीं होती हैं, सावधानियाँ होती हैं। सावधानियों से आप पौधों को बचा सकेंगे, ना कि दवाइयों से। और दवाइयाँ भी कुछ कुछ होती हैं, मैं उसके बारे में मैं अभी आगे आपको जानकारी दूंगा। तो पहली चीज़ है कि नर्सरी उखाड़ने में आप काफ़ी सावधानी रखें, उनके जड़ों को मतलब जड़ों में कट ना आ जाए, इस बात की ध्यान रखें। और नर्सरी जो है 35 दिनों के आसपास में ही नर्सरी को लगा लेना चाहिए। जब नर्सरी का उम्र 30-35 दिन हो तभी से आपको लगाना स्टार्ट करना चाहिए। 35 दिन तक जो है पूरे नर्सरी के पौधों का रोपाई खेतों में हो जाना चाहिए। ज़्यादा लेट होने के बाद में फिर वो पौधे का विकास थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये नर्सरी के पौधे आप देख रहे हैं, इसका अभी रोपाई हो रहा है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। एक एक पौधे हैं, 1 फीट की दूरी पर अगर आप लगा रहे हैं तो एक एक पौधे लगाएंगे, और अगर 2 फीट की दूरी पर आप लगा रहे हैं तो एक साथ 2 पौधे लगाएंगे, और साथ में उसके जड़ों में मिट्टी होना आवश्यक है। फिर उसके बाद में हमने ड्रिप से पानी सिंचाई कर दिया है। अगर आप ड्रिप से नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको मग्गे से जड़ों के पास थोड़ा थोड़ा पानी डालना चाहिए। शुरू बार में ही पूरी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमने टमाटर की खेती में बताया था, 2-3 दिन तक जो है आपको मग्गे से पानी देना चाहिए अगर बिना ड्रिप पे आप पौधे लगा रहे हैं। और एक सावधानी रखनी है पौधे मरने के बारे में। देखिए ये जो पौधा है ये मर गया है, करीब 15 दिनों के बाद यह पौधा मरा है। इसका जो मूल जड़ है देखिए मुड़ा हुआ है। तो लगाते समय इस बात की ध्यान रखेंगे, पौधा जब भी आप रोपाई करें उसका मूल जड़ बिल्कुल सीधा रहे। अगर मूल जड़ मुड़ के ऊपर की तरफ हो जाएंगे तो फिर वो पौधा मरेगा, उसको बचाना मुश्किल है। जिंदा भी रहेगा तो वो विकास नहीं करेगा। जैसे कि ये देखिए, मैं इस पौधे को उखाड़ के बता रहा हूँ, ये उखाड़ रहा है, ये मरने का मुख्य कारण है इसका मूल जड़ ऊपर की तरफ है। जो भी इसको लगाया है उसने सावधानी नहीं रखी, इसको बस दबा दिया है, मूल जड़ को सीधा नहीं किया। तो अच्छे से हाथ से खोद के गहरा करके आपको मूल जड़ को सीधा करते हुए लगाना है। और ज़्यादा लंबा जड़ है तो आप उसको नाखून से काट भी सकते हैं, पर काटने का सलाह मैं नहीं दूंगा। अगर जितना हो सके कि आप मूल जड़ को सीधा करके लगाएं तो पौधे भी जल्दी विकास करेंगे। जड़ जितना सीधा नीचे ग्रो करेगा पौधे उतना अच्छा विकास करेंगे, और जड़ अगर मूल जड़ मुड़ा हुआ रहेगा तो फिर मिर्ची में ये पौधे मर जाएंगे। लगाने के 15 दिन के बाद में ये पौधे मरे हैं, और जितने भी पौधे हैं इस तरह से लगाए हुए वो सारे पौधे मर जाएंगे। तो जो भी किसान भाई के पौधे मर रहे हैं वो एक बात का निश्चित करें कि उन्होंने लगाते समय इस तरह की गलती की होगी। और दूरी जो है इनके बीच की दूरी 2 फीट रख सकते हैं, 1 फीट रख सकते हैं। 1 फीट रखेंगे तो एक पौधा लगाना है, 2 फीट रखेंगे तो दूरी तो 2-2 पौधा एक साथ लगाना है। अब आते हैं एक चीज़ पर किसान भाई, जब ड्रिप की पाइपलाइन 2-3 साल हो जाते हैं तो उसमें पानी किसी किसी छेद से पानी नहीं निकलता है, वो छेद जाम हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपका ड्रिप का कोई छेद उसका जाम हो जाए तो उसको कैसे खोलना है इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कि जब जाम हो जाए तो उसमें आपको एक हल्के से रॉड से थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर में चोट करना है, थोड़ा सा थोड़ा पीटना है। क्योंकि होता यह है कि कभी कभी उसके खाद वगैरह NPK वगैरह खाद चलाने से उसमें थोड़े थोड़े बोर के पानी से बारीक बालू आके फंस जाता है, या तो फिर जड़ वगैरह घुस जाता है 1-2 सीजन के बाद में इसमें, तो ये जाम होता है। जब पीटेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से कुछ बालू कचड़ा निकलेगा। तो
इसको जब आप अच्छे से 2-3 बार इसको अच्छे से पीटेंगे ऊपर से धीरे धीरे, तो इसमें से पानी फिर आपका पाइप में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो किसान भाइयों का बहुत सारा समस्या हो जाता है, हमारे इस पाइप में भी बहुत सारे पाइपों में जो है कहीं कहीं से पानी नहीं निकल रहा है, तो ऐसा है तो फिर आप इस तरह से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसको झटके से मारेंगे तो फिर वहाँ से पानी आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ड्रिप के पाइप में सुई वगैरह से छेद ना करें, क्योंकि फिर उससे फिर आपका पाइप पूरी तरह से ख़राब भी हो सकता है। तो ये समस्या एक आ सकती है, तो इसका समस्या का समाधान यही है, जिससे कि आपका जो है टपक सिंचाई में जो टपक टपक पानी गिरने का समस्या ठीक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि जो पौधे हैं, इस पौधों का मैंने ये जो है आप देख रहे हैं कि 31 मार्च का है। पानी की सिंचाई के बाद में किसी भी पौधे में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर इसमें हमको एक दवाई डालनी रहेगी फंगीसाइड, जो कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट होगा, जो किसी भी प्रकार की जो सड़न है उससे बचाएगा। इसका ड्रिंचिंग करना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों। अगर इसका ड्रिंचिंग नहीं करेंगे तो आपका 20% से भी ज़्यादा पौधे मर जाएंगे, क्योंकि जब यह इसका ड्रिंचिंग करते हैं तो जड़ों में फंगस का अटैक नहीं हो पाता है। क्या होता है कि हम जब पौधों को उखाड़ के लगाते हैं तो उनके जड़ों में कुछ टूट फूट हो जाता है, बहुत सारा डैमेज हो जाता है। कहने का मतलब जड़ों में घाव हो जाता है, और उस घाव से फिर सड़न पैदा होना शुरू होता है। धीरे धीरे सड़ते सड़ते जो है पौधे जड़ से सड़ के फिर मर जाते हैं। तो इसको पौधों को थोड़ा आप इंसान की तरह ही समझे कि जो उनके जड़ों में जो डैमेज हुआ है उसको सही करने के लिए एंटीबायोटिक बोल सकते हैं, या फिर ये जो फंगीसाइड है, इस दवाई को आपको ड्रिंचिंग करना रहेगा प्रति जड़ में 50 ml करके। 50 ml प्रति जड़ में आप इसका ड्रिंचिंग करेंगे तो जो मिट्टी का जो फंगस है उस जड़ को सड़ा नहीं सकेगी, और जड़ जल्दी से रिकवर होके विकास करेगा, तो आपके पौधे नहीं मरेंगे। इसका छिड़काव करेंगे तो 2% पौधे भी नहीं मरेंगे, और अगर इसका ड्रिंचिंग नहीं करेंगे तो फिर आपके 20% तक पौधे मर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कार्बनडाजिम और मैनकोजेब 63% का आपके पौधों में ड्रिंचिंग जरूर करें लगाने के बाद में। तो इस 2 सावधानियों से जो है पौधे का मरना काफ़ी कम हो जाएगा। मूल जड़ को सीधा रख के लगाना है, और जड़ों पे लगाने के बाद में जो है ड्रिंचिंग करना है कार्बनडाजिम और मैनकोजेब का, फंगीसाइड का। उसके कुछ दिन के बाद में जब पौधे में हरियाली रहेगी तो आपके खेत में जो है रस चूसक कीटों का अटैक हो सकता है, जो कि रस को चूसने लगेंगे। तो उसके लिए आपको ये इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 10 ml प्रति 20 लीटर पानी में इसको डालना है। साथ में ही फंगीसाइड तो एक डालना ही है, और ये जो है मैं 3 सेक्शन की दवाई बता रहा हूँ, जिसको बदल बदल के अपने खेतों में इसका छिड़काव करना चाहिए। तो पहला चीज़ तो आपका फंगीसाइड रहेगा, जैसे कि वहाँ पे ऊपर देख रहे हैं कि कार्बनडाजिम और मैनकोजेब 63% का रहेगा। फिर दूसरे नंबर पे जो है इमिडाक्लोप्रिड रहेगा, तीसरे नंबर पे एक्ट्रा थाइमेथक्साम रहेगा, और फिर जो चौथे नंबर पे एडमायर है इमिडाक्लोप्रिड 70%। ठीक है, तो ये 3 कॉम्बिनेशन की दवाइयों का हमारे पास होना ज़रूरी है जब हम खेती करते हैं। लीफ माइनर रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो पौधे लगाने के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद भी, या फिर जब भी आपको खेतों में के पत्तियों में, पौधों के पत्तियों में जब आपको कुछ मक्खी कीड़े या रस चूसक कीट दिख जाए, तो आपको इमिडाक्लोप्रिड 10 ml प्रति 20 लीटर पानी में, और ये फंगीसाइड कार्बनडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, या फिर कार्बनडाजिम 50% और मैनकोजेब कार्बनडाजिम 25%, मैनकोजेब 50%, इसका आपको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करना है। फंगीसाइड को प्रति छिड़काव में 1 ग्राम आपको डालना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार के रस्ट और पत्ती पीला होने या अन्य किसी भी सड़न जैसी समस्याएं से पौधे का सुरक्षा हो जाता है। तो कीटनाशकों के साथ साथ आप ज़रूर कम मात्रा में
एक फंगिसाइड जरूर डालें। कम से कम 15 ग्राम या फिर 10 ग्राम फंगिसाइड प्रति स्प्रे टैंक में आप डालें। वो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। ऐसे करने से फिर आपके पौधे पहले से सुरक्षित रहेंगे, बड़ी समस्याएं उस पर नहीं अटैक कर पाएंगी। तो यहाँ पे छिड़काव करने के बाद में अब करीब 10 दिन के बाद में जब पौधे की रोपाई हो जाएगी, रोपाई के 10 दिन के बाद में आप NPK का ड्रिंचिंग कर सकते हैं जड़ों के पास 50 ml करके। इसको अगर टंकी से ड्रिंचिंग करेंगे तो 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के आप हर पौधे के जड़ों के पास जाकर जो है टंकी का नोज़ल खोल के 50 ml का ड्रिंचिंग कर सकते हैं। या फिर अगर ड्रिप में आपने लगाया है तो फिर आप उसको सीधा पाइप से ड्रिप इरिगेशन की थ्रू आप उसमें ड्रिप में चला सकते हैं। जैसे कि अभी हम इसको ड्रिप में चलाने वाले हैं। इसकी जो मात्रा है ये 3 से 4 किलो प्रति एकड़ इसका डोज है। अब छोटे पौधे हैं तो आप उसका डोज थोड़ा कम रखें। इसमें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 19% और फास्फोरस 19% और पोटेशियम 19% इसका है। वो किसान भाइयों, ये जो 1 किलो का पैकेट है इसको आप अगर ड्रिंचिंग करेंगे तो आराम से आप आधे एकड़ में 2-3 बार इसका ड्रिंचिंग हो जाएगा। और स्प्रे अगर आप इसको ड्रिप से चलाएंगे तो दवाइयों का ड्रिप से चलाने से ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में पौधे नहीं हैं वहाँ पे भी यह खाद पड़ेगा। और प्रति पौधे में अगर आप डाल सकें तो काफ़ी अच्छा उसका आपका खर्चा में उसका बचत हो जाएगा। तो 10 दिन के बाद आप NPK चला सकते हैं। इसके लिए ड्रिप में सिस्टम दिया रहता है, उसमें आप जो है प्रति घंटे 100 लीटर 150 लीटर 50 लीटर के हिसाब से चला सकते हैं। तो जितना टाइम भी आपका ड्रिप चलेगा, अगर 1 घंटे ड्रिप चला रहे हैं तो 1 घंटे में आप जितना लीटर पानी हुआ है उसको मेज़र कर सकते हैं। मेज़र करके फिर आप उतने घंटे में आपका ये जो खाद भी है वो हर पौधे के जड़ों के पास पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो NPK का खाद है ये जड़ों के पास जा रहा है। आगे जो इससे आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे आप सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा किसान भाइयों। जल्द ही हम इसके अगले पार्ट लाने वाले हैं जिसमें खाद के बारे में जानकारी देनी है, कौन सी खाद डालनी है, क्या क्या उसमें मिलाना है। अमोनियम सल्फेट डालना रहता है, बहुत ज़रूरी रहता है मिर्ची के लिए। तो कितनी कितनी अनुपात में डालनी है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। और इस वीडियो को देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।